देखिए, 2-3 चीज़ें हैं, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि 2 बातें आपने बोली, सत्ता पक्ष और विपक्ष, और दूसरा राजनीतिक रोटियां। मैं दोनों का आपको जवाब देता हूं। 2014 में कांग्रेस के खिलाफ हवा बनी, अन्ना आंदोलन का इस्तेमाल संघ ने किया, अरविंद केजरीवाल को फंडिंग संघ ने दी, रामलीला मैदान पे जितना आंदोलन चला उसको सारे न्यूज़ चैनल्स ने चलाया और उसकी फंडिंग अडानी ने करी, और नरेंद्र मोदी को चेहरा चमकाया कि कांग्रेस की बदनामी करके एक सामाजिक संगठन को ले लिया जाए और उसका इस्तेमाल बीजेपी के अपने सत्ता में हथियाने के लिए कर ले। अब लोगों को लगा कि कांग्रेस को उन्होंने राज से हटा दिया, लेकिन लोगों को यह समझ में नहीं आया कि 282 जो एमपी चुन करके लोकसभा में भेजे थे, उनमें तो 144 तो वो थे जो पहले यूपीए की सरकार में एमपी थे। तो यानी कि ये भाजपा की सरकार नहीं थी, ये भांजरेस सरकार थी, भाजपा प्लस कांग्रेस। कांग्रेस के लोग भाजपा में आ गए, भांजरेस बन गई। अभी जो एमपी बने हुए हैं वो पहले कांग्रेस में ही तो थे। अभी अपना यो वीरेंद्र सिंह का छोरा, वीरेंद्र सिंह कौन, 42 साल कांग्रेस में रहा, कट देसी उरेन आ गया, है ना। फिर हर चुनाव के अंदर पुराने कांग्रेसी कैप्टन अमरिंदर जैसे लोग भी मतलब सत्ता पक्ष से छोड़ करके बीजेपी में आने शुरू हो गए। तो ये तो बैम है लोगों का कि सत्ता और विपक्ष नाम की कोई चीज इस देश के अंदर है। जो आदेश वहां से मिलता है, जो WHO वाले बैठे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले बैठे, जो इनको फंडिंग देते हैं, जो आदेश वहां से मिलता है वैसी आदेश के हिसाब से यहाँ के जो नेता है वो काम करते हैं। पब्लिक को बेचारी को बेरा ही नहीं है हमको अपने नेताओं से मांगना क्या है। ये तो है सत्ता और विपक्ष का खेल। अभी भी अगर आप क्या सोचोगे, आंगनबाड़ी, ये जो गाँव में चौपाल हैं और जो बैठकें हैं, वहाँ इनके कुर्गे जाते हैं, मतलब हर गांव में इनके 1-2 पाड़े हुए पट्टा पहने हुए इनके लोग होते हैं, गुलाम। मतलब वो गुलाम आकर के बताते हैं नेता को कि जी कैसा हवा फलानी पार्टी की चल रही है। तो चुनाव से पहले यही लोग जो आज बीजेपी में बैठे हैं यहीं जाकर उस पार्टी में बैठ जाएंगे जिसकी हवा उन्हें सुनती दिखाई देगी, और फिर उस लोगों को लगेगा हमने पार्टी बदल दी। लेकिन वो ये समझ में नहीं आएगा कि इन चुन तो आपने उन्हीं को लिया। तो यही लोग आपके ऊपर राज पहले कर रहे थे, यही लोग आपके ऊपर राज आज कर रहे हैं। पहली बात तो यह है। दूसरी बात है राजनीति की। मैं ये कहता हूं कि आपका बच्चा अगर भूखा मरता है, आपका बच्चा अगर पेट भर रहा है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है कि सरकारी में पढ़ता है, वो 0 पैसे से पैदा हो रहा है या 20-20, 50-50 हजार रुपए से प्राइवेट अस्पताल में पैदा हो रहा है, उसके इलाज पे कितना पैसा खर्च होता है। वो एक्सीडेंट में मर जाए तो जिम्मेदार आदमी को सजा मिलती है कि नहीं मिलती है, कोई रेप हो जाए उसकी सजा मिलती है कि नहीं मिलती है, ये सब तय करती है राजनीति। इसीलिए मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, हर छोटी से छोटी चीज के ऊपर राजनीति होनी चाहिए। ये कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं इससे बढ़िया बात ही नहीं है। मैं ये कहता हूं राजनीति कर नहीं रहा विपक्ष, पता नहीं क्या उसको सांप सूंघा हुआ है। राजनीति खुल के करनी चाहिए, उसको आकर के सवाल पूछना चाहिए, सड़क के ऊपर सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि जब जब सड़कें वीरान हुई हैं तब तब संसद आवारा हुई है। ये बात इस देश के लोगों को समझना चाहिए। अगर विपक्ष आकर के राजनीति नहीं कर रहा है तो लोगों को राजनीति करनी चाहिए और लोगों को आकर के अपनी बहू बेटियों के सम्मान में खड़ा होना चाहिए। मैं तो ये जेलों से डर के तो खाम खाई अगर घर में बैठे हो तो आपकी गलतफहमी है। आपके घर को इन्होंने पिछले 3 साल से जेल बना रखा है। सड़क पे उतरते हो तो आपको डर लगा रहता है कि पुलिस वाला पा गया तो बेरानी क्या का चलान काट दे, कदे मुंह पे कपड़ा ढकन का काट देगा, कदे सरकार के खिलाफ बोलन का काट देगा, कदे आपका क्यों का काट देगा। तो आपको घर से बाहर निकलने के भी चालान थे, अगर आपने देखा हो तो लॉकडाउन लगाया हुआ था। अभी पिछले हफ्ते इन्होंने एक गेम खेला, सरकारी स्कूलों की और प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी करी 7 दिन की गर्मी को लेकर के। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं भाई साहब कि जेल तो आपका घर बन चुका है, जेल तो आपका देश ऑलरेडी बन चुका है। ये तो कहने की बात है कि वो जेल आप अपने घर को मानते हो कि यहाँ आकर के जेल में आते हो। दूसरी बात, एक के घर बर्बाद होने लग रहा है, रिश्ते भी टूट रहे हैं, समाज भी टूट रहा है, आपका बिजनेस भी खराब हो रहा है, आपकी नौकरियां भी जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन होने लग रहा है, और CCTV कैमरा समेत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके घर तक दस्तक दे चुकी है। इसका मतलब ये है कि यदि आपको अपने बच्चे बचाने हैं तो आपको जेलों से डरना बंद करना पड़ेगा। दूसरी बात, आज जब मैं चंडीगढ़ से आने लग रहा था तो सिंघू बॉर्डर पे लोग बैठे हुए, पुलिस वाले बैठे हुए थे बैरियर लगा के। मैंने गाड़ी रोकी, मेरा तो चंडीगढ़ नंबर था गाड़ी का, हरियाणा नंबर की सारी गाड़ियां उन्होंने रोक रखी थी, किसी भी गाड़ी को वो लोग आगे नहीं आने दे रहे। इसका मतलब सरकार डरी हुई है, हरियाणा को आने से रोक रही है। बाद में पता चला कि टिकरी बॉर्डर पे भी यही काम हो रहा है, बहादुरगढ़ में भी पुलिस ऐसे ही बैठी हुई है। तो इसका मतलब लोगों में एक जज्बा तो है आने का। अब अगर इनको ये लगता है कि 2 दिन रोक लिए तो तीसरे दिन जो है ये अपने आप ढीले पड़ जाएंगे, लेकिन
मैं ये कहता हूं कि अगर इन पहलवानों ने दिमाग से काम लिया, अगर इन्होंने योजना से काम लिया, तो यो धरना आड़े लोग कोई आ पावे ना आ पावे, गामा गामा हर तहसीलदार के बारे में आगे धरना लाग जाएगा। मैं इस बात की गारंटी दे हूं, अगर ये लोग थोड़े से और टिके रह गए। और सरकार को ये केवल 2 मांगों पे नहीं, बल्कि इस देश में चल रही हर मांग को यहाँ इकट्ठा कर देना चाहिए जंतर मंतर पे, और उसके सूत्रधार बने अगर ये पहलवान, तो इससे बढ़िया बात नहीं है। दिनेश भाई, आपने ना सरकार कह के आप इन लोगों को सरकार, मतलब आप अपने सर पे जिनको बिठाया हो, ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखो, ये लुच्चे, गुंडे, बदमाश, तड़ीपार लोगों का समूह है जो इस देश में सबसे गंदे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए जाना जाता है। और पिछले 8 साल में देश के लोगों की भावनाओं की कदर ना करते हुए इन लोगों ने सबसे गंदे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया। समाज के सबसे लिच्चड़ लोगों को इन्होंने टिकट दे करके लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में पहुंचाया। और सारे संस्थानों के अंदर, चाहे कोई यूनिवर्सिटी का वीसी हो, चाहे किसी खेल संस्थान का डायरेक्टर हो, चाहे कहीं का चेयरपर्सन हो, इन्होंने उन लोगों को बिठाया जो उस महकमे को बिल्कुल बर्बाद कर दे। इसरो भी बिकन लग रहा है भाई साहब, यहाँ तक कि ये लोग एक एक आदमी को चुन चुन के सबसे घटिया लोगों को सबसे ऊपरली पोस्ट देने लग रहे हैं, ताकि इस देश के हर संस्थान को बर्बाद किया जा सके, ताकि बेचा जा सके, प्राइवेट हाथों में दिया जा सके। इसलिए वो लिस्ट जो है एक बार लोग आते दिखाओ, उन्हें बताओ कि ये कितने बड़े खूंखार अपराधी को ये लोग अंदर नहीं भेज रहे। आपको शायद मालूम नहीं है, इस देश के अंदर यूपी की विधानसभा सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ क्रिमिनल्स हैं। 52% क्रिमिनल्स हैं यूपी में जो विधानसभा में बैठे हैं। 27% तो ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर हीनियस क्राइम, बलात्कार के, डकैती के, लूटपाट के केस हैं भाई साहब, छोटे मोटे केस नहीं है। उसके बाद अगर हम लोकसभा की बात करें, अगर अपनी लोकसभा में, तो लगभग 47% क्रिमिनल लोग बैठे हुए हैं लोकसभा के अंदर। और ये तो वो है जो उन्होंने खुद अफिडेविट दिए हुए हैं। और राज्यसभा का और अपने हरियाणा की विधानसभाओं के तो खेल ही छोड़ दो। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको एक ही बात करता हूँ, इस देश के नौजवानों, लोगों, अपने बच्चों की अगली पीढ़ियों के लिए घरों से निकल लो। आगे फूड क्राइसिस आने लग रहा है, पेंडेमिक ट्रीटी आने लग रही है, सन डिमिंग आने लग रही है, केमिकल डाल के आपके खेतों को बर्बाद किया जा रहा है। आपको सारी मंडियां खत्म करके साइलोज के ऊपर सारा अनाज जाने लग रहा है। पेट्रोल डीजल बैन होएगा, गाड़ियां पहले बैन कर चुके हैं। आपके बच्चे अग्निवीर बना के आपके खिलाफ हथियार लेकर खड़े करेंगे, जैसे पुलिस वालों को यहाँ खड़ा कर रखा है। बस यो कुजलो की ईब घर तक लिखने का कति टाइम है। जब नहीं लिखड़े तो अगली पीढ़ियां आपको कोसेंगी कि जब हमारी जिंदगियां बर्बाद हो रही थी तो तब आप क्या कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने समय दिया। भाई ये थे हमारे साथ है डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी, जो क्रांतिकारी विचारों के साथ है हरियाणा 1008 पर जुड़े थे। मैं अगली वीडियो में किसी और शख्सियत से आपको फिर रूबरू करवाऊंगा। तब तक के लिए मैं लेता हूं इजाज़त। हरियाणा 1008 के लिए अपने सहयोगी अनिल कुमार के साथ मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।